हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो डिस्कस करेंगे वो है आइटरेटिव मेथड, लेकिन उसको पढ़ने से पहले कुछ दो टर्म्स हमारी बचती है इन एलयू डीकम्पोजिशन। ठीक है, उनको भी जान लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक मैट्रिक्स ए है, उसको आप एल इंटू यू फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, जहां पे आपका एल होता है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है एंड यू आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है। यही होता है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स आती है कि अब एक बात देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि आप या तो एल की जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्री, उनको आप वन ले सकते हो, है ना, या फिर आपके पास जो अपर डायगोनल मैट्रिक्स होती है उसकी एंट्रीज को आप क्या ले सकते हो, उसके डायगोनल एंट्रीज को आप वन ले सकते हो। यही चीज थी। ठीक है, अब यहाँ पे दो टर्म्स डिफाइन करी है इनके लिए ही। कैसे? एक आपके पास एक होता है जिसमें आप लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज वन लेते हैं एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज u11 u22 एंड u33, या जो भी मतलब आपके पास जितने भी n क्रॉस n के मैट्रिक्स है, ठीक है, उनके सारे डायगोनल एंट्रीज आप वन अज्यूम नहीं करते हो। यू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करूं, लोअर में आप वन लेते हो। एंड सेम अगर आप अपर में वन ले रहे हो और लोअर में आप कुछ लेट कर रहे हो, तो उसके लिए दो अलग अलग टर्म्स डिफाइन करी गई है। फर्स्ट टर्म आपके पास है डू-लिटल्स मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें आप एक मैट्रिक्स ए को वही एलयू डीकम्पोजिशन में करते हो। ठीक है, लेकिन इसमें जो आपकी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती हैं उनकी जो एंट्रीज होती हैं वो आप डायगोनल पे वन लेते हो। ठीक है, मतलब हेयर एल आई आई इज इक्वल टू वन। ठीक है, वेयर एल आई आई इज ए मेंबर ऑफ, किसका मेंबर है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब ए को हम एल इंटू यू लिखते हैं तो यहाँ पे जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज हैं उसको हम वन लेते हैं। ठीक है, और जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके एंट्रीज को हम लेट करके चलते हैं, मतलब उसके एंट्रीज को हम वन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास होता है डू-लिटल्स। ठीक है, एंड एक होता है क्राउड्स मेथड। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो, सेकंड है, इसमें आप करते हो जब आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की व्हाइल डूइंग A इक्वल टू एल इंटू यू, बी टेक यू आई आई इज इक्वल टू में वन। ठीक है, वेयर यू आई आई इज ए मेंबर ऑफ कैपिटल यू या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये आपके पास क्राउड्स मेथड बोलता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे बोलेगा कि बाय डूइंग क्राउड्स मेथड आपको एंट्रीज निकालनी है, तो आपको वहां पे अपनी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज, उनको वन लेना है। और अगर आपको बोलता है डू-लिटल्स मेथड करना है, तो आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को क्या करना है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के डायगोनल एंट्रीज को वन लेना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, ये आपका क्राउड्स मेथड एंड डू-लिटल्स मेथड था। ठीक है जी, तो यहां से आप कर सकते हो। अब चलते हैं, हमारा जो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट एंड गेट। ठीक है, इसके लिए आप हेडिंग लगाइए सबसे पहले कंडीशन नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक अब शुरू होगा। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जाननी है। ठीक है, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स जाननी है, छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको पहले पढ़ते हैं, फिर हम अपने आइटरेटिव मेथड पे जाएंगे। ठीक है, कंडीशन नंबर देखिए क्या होता है। आपके पास, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूं आपको, ये आपको एक सिस्टम दिया हुआ है AX इक्वल टू में B। ठीक है, अगर कह रहा है कि मैं अगर थोड़ा सा भी, जैसे मान लो इसका सॉल्यूशन अगर आप निकालो, ठीक है, आपको सॉल्यूशन पता चल गया कि भैया मान लीजिए 3 क्रॉस 3 की है या n क्रॉस n के जो भी है, आपके पास सॉल्यूशन आ गया। ये आपके पास सॉल्यूशंस आ गए, आपको x1 पता चल गया, x2 पता चल गया एंड सो ऑन टू xn पता चल गया।
ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं थोड़ा सा भी चेंज कर दूं अपनी ए मैट्रिक्स के अंदर, तो हमारे सॉल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है? या अगर मैं चेंज कर दूं थोड़ा सा भी अपने बी को, ठीक है, तो उस पे क्या फर्क पड़ता है? वो चीज हमें कंडीशन नंबर बताती है। यानी कंडीशन नंबर एक मेजर होता है जिससे हम अपने सिस्टम के बारे में जान पाते हैं कि उसका सॉल्यूशन में कितना डिफरेंस आ रहा है जब हम ए के अंदर स्लाइटली चेंज करते हैं, ठीक है, या बी के अंदर स्लाइटली चेंज करते हैं, तो क्या डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है या छोटा सा डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमारा कंडीशन नंबर बताता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, इसके बारे में पहले लिख लीजिए। कंडीशन नंबर आर दोज नंबर्स, ये आपके पास वो नंबर्स होते हैं विच मेजर्स द इल कंडीशननेस एंड वेल कंडीशननेस ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, कंडीशन नंबर आपका जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें आपका सिस्टम वेल कंडीशन पे है या इल कंडीशनड है, उसको बताता है। अब इल कंडीशनड और वेल कंडीशनड क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास ए एक्स इक्वल टू में बी है, ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास जैसे ये है। अब मान लो कि आपका सॉल्यूशन आपके हाथ में आ गया, से x1 x2 एंड सो ऑन टू xn हमें मिल चुका है, इनकी वैल्यूज हम जान चुके हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मैं a में स्लाइटली चेंज कर देती हूँ, मतलब हल्का सा चेंज कर दिया, लेट अस सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स है, मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, मैं एक बार 2x2 मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसमें आपको ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे B1 और B2, मैंने क्या किया, हल्का सा इनकी जो एंट्रीज आ रही है इसमें बिल्कुल हल्का सा चेंज कर दिया। चेंज इन द सेंस कि हमने मान लीजिए मैंने इसमें ऐसा कर दिया एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कोई एप्सिलॉन ऐड कर दिया। या अगर आप एक भी एंट्री को चेंज करते हो, लेट सपोज आपने एक एंट्री को चेंज कर दिया, आपने हल्का सा चेंज कर दिया, ऐसा समझ लीजिए, ऐसे, ठीक है, ऐसा मान लो कि आपने ऐसा कर दिया इसको, ठीक, तो कहता है कि अब जो आपके हाथ में सॉल्यूशन निकल कर आएगा, ये आपके पास अगर बहुत ज्यादा डिफरेंस ला रहा है बाय द गिवन सॉल्यूशन, या जो हमने पहले कैलकुलेट किया था ए मैट्रिक्स के लिए, और ए मैट्रिक्स को चेंज करने के बाद, हल्का सा चेंज करने के बाद अगर आपका सॉल्यूशन जो निकल कर आ रहा है वो अगर आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस है उसमें, अब यहाँ पे सॉल्यूशन को भी थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, x1 डैश और x2 डैश कर लो, चलो, कहता है अगर ये x1 डैश और x2 डैश जो निकल कर आए हैं न्यू वाले सॉल्यूशंस और जो आपके पास पुराने सॉल्यूशंस थे, अगर इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है, तो आप बोलते हो कि आपका जो गिवन सिस्टम है वो आपका इल कंडीशनड है, बीमार है। मतलब हल्का सा भी चेंज होते ही उसने इतना बड़ा चेंज दे दिया सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है। और यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि अब जो जैसे नया वाला जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल कर आया है, अगर उसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है सॉल्यूशन के बीच में, ठीक है, मतलब बिल्कुल माइनर सा, कोई 0.001 समझ लो, 0.01 समझ लो, अगर ऐसा कुछ चेंज आता है एकदम माइनर सा जो नेग्लिजिबल है, तो आप बोलते हो अपने सिस्टम को वेल कंडीशन, ठीक है।
ये आपके पास होते हैं। इसको मैं लैंग्वेज में भी लिखवा देती हूँ, ठीक है, देखिएगा। इफ द गिवन सिस्टम ax इक्वल टू में b, अगर आपके पास ये गिवन सिस्टम है, here if slightly change value of a, अगर हम ए मैट्रिक्स में हल्का सा चेंज कर देते हैं या फिर परटर द मैट्रिक्स स्लाइटली, ठीक है, अगर इसमें आप हल्का सा भी चेंज कर देते हो, देन द न्यू सॉल्यूशन वी गेट हैज अ ड्रास्टिक चेंज according as the result before change then the system is called ill conditioned, ठीक है। अगर बहुत बड़ा चेंज आता है तो आप वो अपने सिस्टम को बोलते हो इल कंडीशन, अदरवाइज इट इज वेल कंडीशन। तो ये आपके पास होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं यहां से बात करूं कि आपके पास कंडीशन नंबर एक्चुअल में मेजर तो कर देता है, लेकिन कैसे, फॉर्मूला कुछ तो होता होगा, कैसे मेजर करेगा भैया, ठीक है। तो उसके लिए लिखिए द कंडीशन नंबर फॉर n क्रॉस n मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज, कापा से डिनोट करते हो, कापा ऑफ ए इज इक्वल टू में नॉर्म ऑफ ए का इनवर्स इनटू में नॉर्म ऑफ ए, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन नंबर होता है, ठीक है जी। अब चलते हैं आगे। अब आपके पास आता है स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है। ये सारी वो टर्म्स है जो हमें हेल्प करेंगे हमारे आइटरेटिव मेथड को जानने में कि उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, ठीक है। तो आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होता है, कह रहे लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मान लीजिए कि ए आपके पास एन क्रॉस एन के मैट्रिक्स है, ठीक है। देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए मे बी डिस्टिंक्ट, रियल और कॉम्प्लेक्स, द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू in modulus is called spectral radius। कहता है आपके पास कोई n क्रॉस n के मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू कैसी भी हो, कॉम्प्लेक्स हो, डिस्टिंक्ट हो, रियल हो, कैसी भी हो, कहता है कि आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट आइगन वैल्यू रहेगी मॉडुलस में, मतलब आपको क्या करना है, जो भी आइगन वैल्यू आ रही है, जैसे मान लो लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन टू लैम्डा n आ रही है, आप इनका मॉडुलस लेते हैं। मॉडुलस लेने के बाद जो इनमें से सबसे मैक्सिमम रहता है वही आपका स्पेक्ट्रल रेडियस कहलाता है। तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख सकती हूँ, लेट अस सपोज दैट कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 एंड सो ऑन टू लैम्डा n आर आइगन वैल्यूज ऑफ ए, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल रेडियस होगा वो आपके पास क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ मॉडुलस लैम्डा 1 मॉडुलस लैम्डा 2 एंड सो ऑन टू मॉडुलस लैम्डा n, ये आपके पास स्पेक्ट्रल रेडियस होगा, ठीक है, क्लियर। इसको हम डिनोट करते हैं इससे, रो से,
ठीक है, तो ये आपके पास होता है ऐसा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये तो चलो मेरे पास स्पेक्ट्रल रेडियस हो गया। मैंने ध्यान है आपको एक नॉर्म बताई थी जिसको मैंने A2 का नाम दिया था, और मैंने आपको बोला था कि ये नॉर्म के बाद में, ये नॉर्म के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी, है ना। तो ये जो नॉर्म होती है ये एक्चुअल में स्पेक्ट्रल रेडियस से निकल कर आती है, और इसको आप बोलते हो स्पेक्ट्रल नॉर्म। ठीक है, या फिर इसको आप बोलते हो हिल्बर्ट नॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज है कि आपके पास ये स्पेक्ट्रल नॉर्म किस तरीके से डिफाइन की जाती है। अब क्योंकि स्पेक्ट्रल से रिलेटेड है, स्पेक्ट्रल रेडियस से रिलेटेड है, तो पक्का स्पेक्ट्रल रेडियस से ही कुछ आएगा, है ना। तो यहाँ पे आपके पास ये जो नॉर्म होती है इसको डिफाइन कैसे करते हो आप। ये सबसे पहले तो मैंने आपको ये भी बताया था कि जो A2 होती है वो आपकी होती है आइगन वैल्यू, जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू होती है किसकी, A इनवर्स A ट्रांसपोज A की, है ना। A ट्रांसपोज A की आपको क्या बताई थी, मैक्सिमम आइगन वैल्यू और उसका रूट, ऐसे ही बताया था, यही बताया था ना। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि बात ध्यान दे देना, क्योंकि स्पेक्ट्रल रेडियस से हम रिलेटेड पढ़ रहे हैं, और स्पेक्ट्रल रेडियस आपके पास कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज भी हो सकती हैं, है ना। तो यहाँ पे जो आप काम करोगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स के अंदर हम ए जो मैट्रिक्स लेते हैं वो ट्रांसपोज से नहीं काम चलता, हमें कॉन्जुगेट लेना पड़ता है साथ में। हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट लेना पड़ता है, यही चीज होती है। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं स्पेक्ट्रल रेडियस की बात कर रही हूँ, स्पेक्ट्रल नॉर्म की बात कर रही हूँ, तो ये आपके पास आएगा स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ, और इसका क्या आता है, रूट। समझ में आ गई बात। जो आपके पास स्पेक्ट्रल नॉर्म होती है वो एक्चुअल में A स्टार A, मैं बोलू A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू में A जब आप करते हो उसका आप स्पेक्ट्रल रेडियस निकालोगे, यानी A स्टार A की, अगर मैं इसको साफ शब्दों में ऐसा लिख दूं तो भी ये गलत नहीं है, मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ A स्टार A इन मॉडुलस। ठीक है, यही तो चीज मैंने ऊपर लिखी है भाई। यहाँ पे जो आपको ये गिवन रहता है ये पूरा खुद ही मॉडुलस में रहता है ना, मॉडुलस ही रहता है इसमें स्पेक्ट्रल रेडियस, और यहाँ पे इसके मैक्सिमम आइगन वैल्यू को डिनोट करता है। तो ये आपके पास जो कहलाती है ये आपकी स्पेक्ट्रल नॉर्म कहलाती है। मैं यहाँ से लेट कर लेती हूँ। अब क्योंकि अगर ये स्पेक्ट्रल नॉर्म आएगी तो पक्का ये किसी वैल्यू के इक्वल आएगी। मैंने लेट सपोज कर लिया कि लैम्डा आपके पास क्या आ रही है, ये आ रही है, क्योंकि आइगन वैल्यू ही तो रहेगी ए स्टार ए की, है ना, स्पेक्ट्रल रेडियस ही तो रहेगा। तो ये मैंने मान लिया लैम्डा है, यानी लैम्डा मेरे पास क्या है, एक तरीके से स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ ए स्टार ए। ठीक है, अब यहां से देखो, अगर मैं जाऊं अपने कंडीशन नंबर के ऊपर, अगर मैं अपने कंडीशन नंबर पे जाती हूँ, कंडीशन नंबर जिसको हम कापा से डिनोट कर रहे थे, तो यहां से मेरे को क्या मिलेगा, कापा ऑफ ए इस, हमारे पास अगर मैं इस पे ये वाली नॉर्म अप्लाई कर देती हूँ तो A2 है ना, A इनवर्स 2 ऐसा ही आएगा। मैंने ये वाली नॉर्म अप्लाई कर दी, कापा में आपको सिंपल नॉर्म दी हुई थी, आप इसको चाहे ऐसे लिख लो चाहे आप A इनवर्स को बाद में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉर्म दी गई थी, आपको ये नहीं बोला था कौन सी नॉर्म। अगर मैं इस पे ये वाली नॉर्म अप्लाई करती हूँ, स्पेक्ट्रल रेडियस वाली स्पेक्ट्रल नॉर्म जब मैं अप्लाई करती हूँ तो आपके पास कापा ये बनेगा। सपोज बी आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यू B1 B2 एंड सो ऑन टू Bn है। अगर मैं चाहती हूँ बी इनवर्स के आइगन वैल्यू निकालना तो आप क्या करते हो, ऐसे कर देते हो, लेकिन यहाँ पे बी इनवर्स आपका एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब आपका इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपकी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल ही नहीं है।
मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल, तो ये आपके पास आइगन वैल्यू ये आएंगी। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये आइगन वैल्यू आई है, मेरे को यहां से मान लीजिए कि इसमें आइगन वैल्यू जो आई है आपके पास, मैक्सिमम आइगन वैल्यू इसकी समझ लो बी आई है, बी मैंने एक आइगन वैल्यू इसमें से मैक्सिमम उठाई। तो मुझे एक बात बताओ कि बी इनवर्स की जो आइगन वैल्यूज रहेंगी वो भी मुझे मैक्सिमम चाहिए। अब वो मैक्सिमम कैसे निकलेगी? अगर मेरी नीचे वाली टर्म्स छोटी हो, सबसे मिनिमम हो, तो 1 में बी, जो भी आपके पास मिनिमम वैल्यू है, सपोज यहां से एक मेरे पास ए निकल कर आई है, वो सबसे मिनिमम आइगन वैल्यू है, मॉडुलस की बात कर रही हूं, तो यहाँ पे 1 में ए इज द मैक्सिमम आइगन वैल्यू ऑफ बी इनवर्स। ये चीज समझ में आई है ना? दोबारा से सुन लो, आपके पास बी एक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज हैं b1 b2 एंड सो ऑन टू bn। ठीक है, बी इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए, मैट्रिक्स शुड बी इन्वर्टिबल फॉर द कंडीशन नंबर ऑल्सो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लेट अस सपोज दैट कि हमने मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसकी मान ली b, और जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने मान ली a। ठीक है, मतलब इसमें से जो हमने मॉड्यूलस लगा के आइगन वैल्यूज निकाली, तो उसमें b मुझे सबसे मैक्सिमम मिला, a मुझे सबसे मिनिमम मिला। अब अगर मैं बी इनवर्स की सबसे मैक्सिमम आइगन वैल्यू खोजना चाहती हूँ, अगर मैं चाहती हूँ मैं इसमें से मैक्सिमम निकालूं, तो मुझे क्या पता चलेगा कि भैया ये जो रेसिप्रोकल्स आ रहे हैं, इनमें जो सबसे छोटी क्वांटिटी, उसकी वजह से आपका ओवरऑल जो आपका पूरा प्रॉपर एक्सप्रेशन है वो मैक्सिमम बनेगा। क्योंकि अगर जैसे मैं मान लो यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर छोटी क्वांटिटी लेती हूँ, बहुत छोटी क्वांटिटी, तो ओवरऑल मेरा ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ये मेरा क्या होगा, ये मेरा मैक्सिमम वैल्यू देगा इनमें से। तो यही चीज तो यहाँ पे है। अब मिनिमम वैल्यू कौन सी निकाली है हमने? ऊपर ए निकाली है। इसका मतलब अगर मैं इसके मैक्सिमम आइगन वैल्यू निकालना चाहूं तो वो मुझे 1/a मिलेगी। सेम चीज आप यहाँ पे करोगे। जैसे मान लो आपके पास a स्टार a की आइगन वैल्यू λ1 λ2 एंड सो ऑन टू λn है। ठीक है, आप यहाँ पे चाहते हो कि a स्टार a इनवर्स के आइगन वैल्यू क्या है, तो वो आपके पास समझ लो ऐसी आएंगी, है ना? अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपका जो मैक्सिमम है वो आपका क्या है, वो आपका लैम्डा है। मैक्सिमम जो है वो आपका लैम्डा है, और मैंने मान लिया कि यहीं पे जो मिनिमम निकल कर आ रहा है λ1 λ2 एंड सो ऑन टू λn का, वो मैंने मान लिया म्यू है, मान लिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसका अगर मैं मैक्सिमम निकालूंगी तो वो मुझे क्या मिलेगा? जब मेरा डिनोमिनेटर सबसे छोटा हो, डिनोमिनेटर छोटा कब है? म्यू है। तो यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम आइगन वैल्यू निकल गई, क्योंकि आइगन वैल्यूज तो 1 की फॉर्म में ही है, तो यहाँ पे 1/μ इसकी मैक्सिमम आइगन वैल्यू आ जाएंगी। अब मैं अगर इसकी नॉर्म निकालती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? यहाँ से नॉर्म या मैं कापा ऑफ ए निकाल रही हूँ, तो वो मुझे मिलेगा a इनवर्स 2, ये आपको मिलेगा लैम्डा, क्योंकि हमने लैम्डा मानी है। ठीक है, ये स्टार ए का स्पेक्ट्रल रेडियस है, और इसका रूट भी तो आएगा, इसका रूट भी तो आएगा, क्योंकि रूट भी तो था ऊपर, ये रूट। साथ में यहाँ पे इसकी जो निकल कर आई है वो 1/μ निकल कर आई है, तो ये आपके पास आ जाएगा λ/μ। ठीक है, तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा? λ/μ। वेयर, मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, वेयर जो आपका लैम्डा है वो आपका है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इन मॉडुलस ऑफ a स्टार a, एंड म्यू आपकी क्या है? मिनिमम आइगन वैल्यू या स्मॉलेस्ट आइगन वैल्यू आप बोल सकते हो। इन मॉडुलस ऑफ a स्टार a। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होता है? ये आपके पास यहाँ से जो कापा ए कंडीशन नंबर जो निकल कर आएगा वो आप ऐसे निकाल पाओगे फिर। ठीक है,
ए मैट्रिक्स आपको पता चल जाए, आप वहां से ए स्टार निकाल के मल्टीप्लीकेशन करवा दोगे, ए स्टार इंटू ए निकाल लोगे एंड वहां से आइगन वैल्यूज निकालोगे फिर उनकी। ठीक है, तो जो ए स्टार ए की सबसे मैक्सिमम आइगन वैल्यू उसको ऊपर लिख दोगे, जो सबसे मिनिमम आइगन वैल्यू उसको नीचे लिख दोगे, ये आपके पास कंडीशन नंबर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ एक नोट्स हैं, देखिएगा। फर्स्ट है, कहता है इफ अगर आपके पास कापा ऑफ ए इज लार्ज देन, अगर आपके पास कापा ऑफ ए बड़ा होता है, मतलब अब जैसे कंडीशन नंबर तो ठीक है, वो तो हमें कापा ए बताएगा, लेकिन कापा ए क्या होना चाहिए जिससे आपका वेल कंडीशन और इल कंडीशन आप डिफाइन कर पाओ। तो उसके लिए कहता है कि अगर ये आपका लार्ज होगा देन ax इक्वल टू बी इज सेट टू बी, तो ax इक्वल टू बी आपको कैसा मिलेगा, इल कंडीशन। ठीक है, दूसरी चीज, अगर आपके पास कापा ऑफ ए इज नियर यूनिटी, अगर वो यूनिटी के पास, यूनिटी बोले तो 1, अगर वो 1 के आसपास रहेगा, ठीक है, तो आप सिस्टम को बोलोगे देन सिस्टम इज वेल कंडीशन। तो सिस्टम आपका क्या होगा, वेल कंडीशन। तो आप कैसे निकालोगे कापा, ये तो आपको मैंने बता दिया नॉर्म इससे। अब मान लो आपको बोल देगा कि आपको इस नॉर्म से निकालना है, मान लो आपको स्पेक्ट्रल उसे रो से बोल दिया, ठीक है, या फिर कॉलम नॉर्म से बोल दिया, तो आप वहां पे वो वाली फिर डेफिनेशन लगाओगे। ठीक है, फिलहाल हम जब कुछ भी नहीं बोलेगा तो ऑलवेज आपको यही वाली नॉर्म अप्लाई करनी है। ठीक, तो इससे आप बता पाओगे जब आपका ये लैम्डा बाय म्यू का मॉडुलस रूट अगर ये आपका 1 या 1 के पास रहता है तब तो आपका ये वेल कंडीशन रहता है, और अगर आपका ये बहुत ज्यादा लार्ज चला जाता है, ठीक है, तो आप उसको बोलते हो इल कंडीशन। अब शुरू होते हैं जी आइटरेटिव मेथड्स। ठीक है, देखिएगा, देखिएगा, इसमें पहला आता है आपके पास गोज जैकोबी मेथड, मोस्ट इंपोर्टेंट, मैं दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है, एंड ये आप ऐसा मत समझना जी कि अगर आपको ये फ्री का कंटेंट मिल रहा है तो बेकार होगा, ठीक है, या फिर हमें नहीं पढ़ना है। जिसको पढ़ना है पढ़ सकता है, जिसको नहीं पढ़ना कोई बात नहीं जी, आपको जहां पे बेस्ट लगे आप वहां पे पढ़ो, मैं नहीं बोल रही आपको यहाँ से पढ़ना है, ठीक है, बट ये फ्री का कंटेंट मैं दे रही हूँ, इसका मतलब ऐसा मत समझना कि मतलब ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है। ये वैसा ही पढ़ा रही हूँ मैं जैसे CSIR नेट और गेट के लिए पढ़ाती आई हूँ। ठीक है, आपका यहाँ से एक भी टॉपिक मिस नहीं मिलेगा। ठीक है, और साथ में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखिए जी गोस जैकोबी मेथड। गोस जैकोबी मेथड में आप क्या करते हो, क्योंकि ये आइटरेटिव मेथड है तो यहाँ पे हम आइटरेशंस बनाते हैं, और वो आइटरेशंस हम देखते हैं कि हमारी उससे सीक्वेंस क्या करती है, वो जो आइटरेशंस की सीक्वेंस बनी है वो क्या हमारे सॉल्यूशन को कन्वर्ज करती है या फिर डाइवर्ज करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा गोस जैकोबी मेथड में आप क्या करते हो, वही सिस्टम को सोल्व करते हो। लेट गिवन ax इक्वल टू बी, आपके पास ये सिस्टम गिवन है। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे एक चीज देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे एक सिस्टम उठाती हूँ, समझना इसको ध्यान से, मैंने एक सिस्टम उठाया a11 x1 a12 x2 एंड सो ऑन टू a1 एंड xn, ठीक है, इज इक्वल टू मैंने उठा लिया b1 की। एंड ये याद रखना, ये जो आपको सिस्टम गिवन रहेगा ये ऑलवेज एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन रहेगी, क्योंकि यहां से हम एक तो डोमिनेंट डायगोनली डोमिनेंट पढ़ते हैं, वो पूरा स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है। दूसरा स्पेक्ट्रल रेडियस का कॉन्सेप्ट यानी आइगन वैल्यूज का कॉन्सेप्ट भी हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स पे लगता है। तो ये जो आपको गोस जैकोबी एंड गोस जॉर्डन गोस सीडल इनके अंदर जो मिलेगा सिस्टम, वो ऑलवेज आपको n क्रॉस n का मिलेगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स आपको मिलेगी।
ठीक है। दूसरा है आपके पास ये इक्वल टू में B2 एंड सो ऑन टू, मान लीजिए लास्ट वाला आपके पास है AN1X1 AN2X2 एंड सो ऑन टू ANNXN इक्वल टू में BN। ये आपके पास सिस्टम गिवन है आपको, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मुझे चाहिए, मैं चाहती हूं मुझे x1 x2 x3 एंड सो ऑन टू xn की वैल्यूज पता लग जाए, ठीक है। तो मैं यहां से आइटरेशंस निकालती हूं, कैसे देखिएगा। वी कैन राइट द सिस्टम एस, हम क्या कर सकते हैं, हमारे सिस्टम को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। x1 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो मुझे यहां से मिलेगा B1। ये सब जो है ये सारा का सारा A1 को छोड़ के सारा उधर जाएगा, तो B1 माइनस में A12X2 A13X3, मैं यहाँ पे माइनस इकट्ठा ले लेती हूँ, एंड सो ऑन टू A1NXN, है ना। और जो इसके साथ x1 के साथ A11 लग रहा था उसको अगर मैं डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये मेरे पास ऐसा बन जाएगा। A11 अगर मैं डिनोमिनेटर में लाऊंगी तो एक तो इसके नीचे लगेगा, दूसरा यहाँ पे भी सबके साथ लग जाएगा डिवाइड में, ठीक है। सेम चीज अगर मैं यहाँ पे x2 के लिए निकालती हूँ, तो आपको क्या करना है, अब की बार ये वाला और इससे आगे वाले सारी टर्म्स आप उसको उस साइड ले जाओगे, तो B2 माइनस में A21 x1, 2 वाली छोड़नी है, ये वाली हमें यहीं पे रखनी है। इससे अगली वाली क्या आएगी, 23x3 एंड सो ऑन टू 2nxn। और यहाँ पे जो x2 के साथ A22 लग रहा था उसको हम नीचे ले जाएंगे, तो A22 एंड यहाँ पे भी 1 अपॉन में A2, ठीक है। ये आपके पास हुआ। अच्छा, दूसरी चीज सेम एज इट इज अगर आप करते जाओगे और मैं समझ लो एक्सन के लिए अब आपको करके दिखा रही हूं, तो आपके पास एक्सन क्या आएगा, आप अब की बार ये शुरू वाली सारी टर्म्स उधर लेके जाओगे क्योंकि आपको एक्सन की वैल्यू चाहिए फ्रॉम यहां से, तो आप इसको उस साइड लेकर गए, तो ये आपको मिला BN माइनस में क्या आएगा, AN1X1 AN2X2 एंड सो ऑन टू। अब क्योंकि n वाला तो आपके पास आ गया है, इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, इससे पहले वाली टर्म आएगी AN(n-1) xn-1, है ना। तो यहां पे लिख दीजिए AN(n-1) xn-1, ये आपके पास आया जी, ठीक है। ये आपके पास जो निकल कर आई हैं ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है x1 x2 x3 की, ये हमारे अप्रोक्सीमेशंस है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमें x2 की वैल्यू नहीं पता है तो हम यहाँ पे पुट थोड़ा ना कर सकते हैं, ये हमारे आइटरेशंस है, तो ये जो हम निकालते हैं ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन निकल कर आई है, ठीक है। सेम अब ये जो आपके पास पहले आइटरेशंस निकल कर आई हैं, पहले आपको एक आइटरेशन निकालनी है, फिर आप दूसरे पे जाओगे, तो दूसरे पे क्या करोगे, अब की बार जो आपके पास ये x2 x3 xn x1 x3 जो भी आपके पास यूज हो रहे हैं वो आपके अगली वाली जब आप आइटरेशन निकालोगे उनमें जो आपकी इससे पहले आइटरेशन निकल चुकी वो यूज करोगे। मतलब समझना, अगर मैं चाहती हूँ यहाँ से x1 सेकेंड अप्रोक्सीमेशन या सेकेंड आइटरेशन निकालना, ठीक है, तो उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप यहां से ये तो एज इट इज रहेगा B1 अपॉन में A1, ये तो आपका एज इट इज रहेगा, ठीक है। लेकिन जो इसके आगे वाली टर्म्स आएंगी जैसे ये वाली है A12X2, तो यहाँ पे A12X2 की प्लेस पे आप जो फर्स्ट आइटरेशन हमारी निकल चुकी ये वाली इसको यूज करोगे, ठीक है। प्लस में A13
प्लस में A13 X3 फर्स्ट आइट्रेशन एंड सो ऑन टू A1N XN फर्स्ट आइट्रेशन। ये आपके पास है एंड सेम मैनर में आप ये निकालोगे। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा B2 अपॉन में A22, ठीक है, माइनस में 1 अपॉन में A22 और अंदर क्या आएगा A21X1। A21X1 कौन सी वाली, फर्स्ट आइट्रेशन। A23X3 कौन सी वाली, फर्स्ट आइट्रेशन एंड सो ऑन टू A2NXN कौन सी, फर्स्ट आइट्रेशन एंड सो ऑन टू। आप ऐसे ही चलते जाओगे और लास्ट में आप क्या निकालोगे, nth वाली। तो nth वाली भी आपको क्या निकालनी है, सेकंड अप्रोक्सीमेशन, मतलब सेकंड आइट्रेशन निकालनी है। क्या आएगी, Bn अपॉन में ANN माइनस 1 अपॉन में ANN। यहाँ अंदर बचेगा AN1 X1 फर्स्ट आइट्रेशन, AN2 X2 सेकंड आइट्रेशन, AN(n-1) XN-1 सेकंड अप्रोक्सीमेशन। ये आपके पास निकल कर आया है आपका सेकंड आइट्रेशन। इसको बोलोगे सिस्टम, पूरे सिस्टम की हम बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये जो आपका निकल कर आया है ये आपका फर्स्ट आइट्रेशन निकल कर आई है, ये फर्स्ट आइट्रेशन है, ठीक है। ये जो आपके पास निकल कर आई है ये आपकी सेकंड आइट्रेशन है। इसी तरीके से जब आप चलते जाएंगे लास्ट में आपको एक आइट्रेशन मैं निकाल के बता देती हूं। लास्ट वाली जो आइट्रेशन है X1 K प्लस 1th वाली, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे चलते आ रहे हो वैसे ही चलोगे। देखो ये तो आपका ये सिर्फ अप्रोक्सीमेशन चेंज हो रहा है, इनके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको आएगी B1 अपॉन में A11 माइनस में 1 अपॉन में A11। अंदर जो बचेगा अंदर वो आपका क्या आएगा, वो आपका आएगा A11 X1। अब कौन सी आएगी, इससे पहले वाली आइट्रेशन kth आइट्रेशन थी तो kth आइट्रेशन लिख दो। A12 X2 कौन सी आएगी, kth वाली आएगी। A13 X3 कौन सी आएगी, kth वाली आएगी। आई एम सो सॉरी। तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, देखो शुरुआत कहां से हो रही थी, A12, तो A12 X2 कौन सी आएगी, अरे इससे पहले K वाली आ चुकी है ना, तो kth यूज कर देंगे। प्लस में A13 X3 kth वाली एंड सो ऑन टू A1N XN kth अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। दूसरा सेम एज इट इज, जब आप X2 के लिए निकालेंगे तो ये आपको मिलेगा B2 अपॉन में A22 माइनस 1 अपॉन में A22 बाहर, अंदर क्या बचेगा A21 X1 कौन सी वाली अप्रोक्सीमेशन, इससे पहले K आ चुकी है, प्लस में A23 X3 kth एंड सो ऑन टू A2N XN। और ऐसे ही चलते जाओगे लास्ट में आपको मिलेगा XN K प्लस 1th अप्रोक्सीमेशन। क्या आएगी, सेम एज इट इज Bn अपॉन में ANN माइनस में 1 अपॉन में ANN। A11 X1 कौन सी, kth वाली। A12 सॉरी AN1 X1 AN2 X2 kth वाली एंड सो ऑन टू ANN XN kth वाली। N नहीं N-1 XN-1 kth वाली। ये आपके पास जो निकल कर आएंगी, ये आपके पास निकल कर आएगी K प्लस 1th अप्रोक्सीमेशन या K प्लस 1th आइट्रेशन। अब यहाँ पे अगर आप इसको ध्यान से देखो, है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये जो आपके पास एंट्रीज आ रही हैं, ये B11 अपॉन में A1, B22 अपॉन में A2, ये एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में ये है क्या। देखिएगा आपको, जैसे मैट्रिक्स हम लेकर चले हैं A,
है ना। हम मैट्रिक्स क्या लेकर चले हैं, ए मैट्रिक्स एक्चुअल में मेरे पास ये थी, यही थी, है ना। इसकी अगर मैं बात करूं, ये एंट्रीज आ रही हैं आपके पास किसमें, B1 B2 B3 एंड सो ऑन टू Bn के अपोन में, यही आ रही है, यहाँ पे भी यही आ रही है। अरे मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस A में से सिर्फ मैं इसकी डायगोनल एंट्रीज पे अगर नजर डालूं तो ये मेरे पास ऐसी आएंगी, मतलब ये एक्चुअल में A के डायगोनल एंट्रीज हैं। और अगर ये 1 अपॉन में A11 आ रहा है और सिर्फ डायगोनल मैट्रिक्स अगर मैं लूं, इसका इनवर्स जब निकालोगे तो वो आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन में A11, इसकी जो एंट्रीज होती हैं वो पलट जाती हैं, रेसिप्रोकल हो जाता है एंट्रीज का, एंट्रीज का रेसिप्रोकल हो जाता है अगर हम इनवर्स निकाले तो इसका, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में आपके पास डी इनवर्स होता है, इसका मतलब जो यहाँ पे यूज किया गया है B1 इंटू 1 अपॉन में A11, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ B1 इंटू में 1 अपॉन में A11, B2 इंटू में 1 अपॉन में A22 एंड सो ऑन टू। तो जब मैं इनको इकट्ठा करूंगी तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ B क्योंकि B और डी इनवर्स, मतलब मैं बता रही हूँ इसको मैं मैट्रिक्स की फॉर्म में जब लिखूंगी तब इस तरीके से लिखा जाएगा ये। बस इतना समझ में आया कि ये जो एंट्रीज हैं ये एक्चुअल में डी इनवर्स की एंट्रीज हैं। सेम यहाँ पे भी तो आ रही हैं, ये भी तो आपकी डी इनवर्स की ही एंट्रीज हैं, तो यहाँ पे भी आप डी इनवर्स लिख सकते हो। अब इनका क्या, ये देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो मिस्ड एंट्री है वो है A11 वाली, है ना, जो आपके पास मिसिंग एंट्री है वो है A11 वाली। तो यहाँ पे मैट्रिक्स आपके पास जो बन रही है उसको ध्यान से देखिएगा, A11 वाली आपकी मिसिंग है तो उसका जो मैं कोफिशिएंट है उसको 0 लिख दूं। A12 वाली आपके पास आ रही है x2 के साथ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ ये A12 एंट्री आपको मिल रही है, ठीक है। A13 आगे मिल रही है आपको, फिर सारी आगे मिल रही है ना। सिर्फ जो एंट्री जो नहीं थी जिसका कोफिशिएंट 0 था वो था A11। सेकंड वाली में अगर जाएं, इस वाली में, तो मिस्ड क्या है A22, इसका मतलब यहाँ पे A22 वाला आपका मिस रहेगा, 0 रहेगा, बाकी सब आपको मिलेंगे। ऐसे ही चलते जाओगे, लास्ट में यहाँ पे मिसिंग क्या है, मिसिंग है ANth वाली एंट्री, बाकी सब आपको मिल रही है। तो ये आप चलते जाओगे AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन टू ANN वाली जो आपको है वो 0 मिल रही, मतलब कुल मिला के आपको ये डायगोनल एंट्री 0 मिल रही है। इस मैट्रिक्स को अगर मैं लिखना चाहूं, इस मैट्रिक्स, और देखो एक चीज और बता दूं, इस पूरे को अगर आप सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे, सिर्फ इसकी बात कर रही हूं, ये जो आपका यहां से यहां तक आ रहा है, इसको अगर आप सिस्टम की फॉर्म में लिखेंगे, सिस्टम इन द सेंस कि अगर आप इसको मैट्रिक्स इनटू कॉलम वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, ऐसा बनेगा, देख लो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये आपके पास यही एक्सप्रेशन बनेगा। ठीक है, सेकंड वाले को जब आप मल्टीप्लाई करवाओगे, सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ जी, ठीक है, आप ये वाला अब इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, अभी इसकी बात कर रही हूँ। ठीक है, तो ये आप जब करवाओगे इसको तो ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा A21, क्योंकि देख लो इसमें ये वाला मिसिंग है। तो ये आपको एक तरीके से ये रिप्रेजेंटेशन आपको मिल चुकी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूं 0 A21 एंड सो ऑन टू AN1, 0 0 आगे की सारी एंट्री 0, मतलब मैं ये वाले सेपरेट कर रही हूं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को मैं सेपरेट करना चाह रही हूँ। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 0 0, ये तो सारी 0 हो गई, यहां तक तो ये 0 हो गई। ठीक है, प्लस में यहाँ पे एंट्रीज आप लिख लो AN2 एंड सो ऑन टू ANN-1, प्लस में इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाली आपकी सारी 0, ये डायगोनल्स पे भी 0, और यहाँ पे आप लिख सकते हो A12 A13 एंड सो ऑन टू A1n, है ना, A23 एंड सो ऑन टू A2n,
और लास्ट में ऐसे चलता जाएगा। एक्चुअल में मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सम में लिख दिया इस मैट्रिक्स को, क्योंकि हम अलग अलग कर सकते हैं ना, ठीक है। तो इनको अगर मैं लिखूंगी तो ये मेरे पास कहलाएगी लोअर, ये मेरे पास कहलाएगी अपर। तो ये मेरा जो मैट्रिक्स है ये L प्लस यू फॉर्म में लिखी गई। अब यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल के बनता है वो मैं आपको बता देती हूँ। आप जब यहां से, एक्चुअल में ये क्या है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है ना, ये एक वेक्टर ही तो है। कैसे, देखिए x1 x2 की पावर k+1 की बात कर रही हूं मैं यहाँ पे, k+1 करना, x2 k+1th अप्रोक्सीमेशन, x3 k+1th अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन टू xn k+1th अप्रोक्सीमेशन। इस पूरे वेक्टर को अगर मैं x का नाम दे दूं, एक्चुअल में तो ये x ही होगा, है ना, तो ये आपके पास ऐसा हो जाएगा। भाई मुझे पता है कि मेरे पास जो x होता है वो मेरे पास ये होता है ना, करके भी आए क्योंकि सिस्टम के रिप्रेजेंटेशन ही हम ऐसे करते हैं। तो ये आपके पास x हुआ, है ना। तो जब मैं xk+1th अप्रोक्सीमेशन की बात करूंगी तो xk+1th आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इज इक्वल टू, इनको आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास है। अगर आप इनको इकट्ठा करोगे, जैसे कॉलम वेक्टर हमने एक्स वाले इकट्ठे किए, वैसे अगर आप इनको इकट्ठा करोगे तो ये एक्चुअल में ऐसा नहीं बनेगा। देखिए मैं इनको इकट्ठा कर रही हूँ, देखना इनको मैं ऐसे कॉलम के फॉर्म में लिख रही हूँ, B11 अपॉन में A11, B2 अपॉन में A22 एंड सो ऑन टू BN अपॉन में ANN, ऐसे लिख रही हूँ, लिख रही है। अब इसको ऐसे लिख पाओगे, इसको लिख रही हूँ, सिर्फ ध्यान देना, B1 इसको लिख रही हूँ 1 अपॉन में A11, ऐसे, वन अपॉन में A11 0 0 एंड सो ऑन टू 0, 0 1 अपॉन में A22 एंड सो ऑन टू 0, 0 0 1 अपॉन में A33 एंड सो ऑन टू 0, और लास्ट में आपका आ जाएगा 0 0 0 एंड सो ऑन टू 1 अपॉन में ANN, और इनटू में B1 B2 एंड सो ऑन टू BN। ये अगर आपके पास ऐसा लिखा जा सकता है ना भाई, आप देख लो इसको करवा के, सेम आएगा, सेम रिजल्ट देगा ये, ठीक है। तो ये एक्चुअल में है क्या, अभी बता के आई हूं D इनवर्स, और ये एक्चुअल में क्या है, B है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, ये मेरे पास ऐसा हो गया, ये कोमा लगा के मैंने इसको बता दिया कि ये मेरे पास ऐसा हो गया, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारे पास ये वाला जो बचता था 1 अपॉन में A11, अंदर जो बचा था A12 x2 kth, A13 x3 kth एंड सो ऑन टू A1n xn k, A22, देख लो ये वाली एंट्री लिख रही हूं मैं, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाले यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा A21 x1 kth, A23 x3 kth एंड सो ऑन टू A2n xn kth, ठीक है। और लास्ट में 1 अपॉन में ANN, अब और अंदर क्या आएगा, AN1 x1 AN2 x2, ठीक है, एंड सो ऑन टू ANN -1 xn -1 kth, ये आपके पास बनेगा। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकती हूँ, मैं इसको वही D इनवर्स की फॉर्म में लिख दूं, देखो ऐसे मैट्रिक्स बना के, 1 अपॉन में A11 0 0 एंड सो ऑन टू 0, 1 अपॉन में 0 1 अपॉन में A22 0 0 एंड सो ऑन टू 0 एंड सो ऑन टू 1 0 0 0 एंड सो ऑन टू 1 अपॉन में AN। इनटू में इसको मैं लोअर ट्रायंगुलर प्लस में अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। कैसे, देखो A12 0 A12 A13
एंड सो ऑन टू A1n। ये मैं इस पूरे के साथ लिख रही हूँ, एक सेकेंड, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे करके दिखा देती हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा लिख देती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। एक साथ में लिखूंगी ना, समझ में भी आना चाहिए। 1 में A11 0 0 एंड सो ऑन टू 0, 0 1 में A22 0 0 एंड सो ऑन टू 0 एंड सो ऑन टू 0 0 0 1 में ANN, ठीक है, ब्रैकेट। यहाँ पे आप इसको L प्लस में U की फॉर्म में लिख पाओगे। अब L आपके पास क्या होगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी, सारी एंट्रीज तो यहाँ की 0 है ना, यहाँ पे आपके पास आ जाएगी A21 0 0 एंड सो ऑन टू 0, यहाँ पे आ जाएगी A31 32 0 0 एंड सो ऑन टू 0, और लास्ट में आपके पास आ जाएगी AN1 AN2 एंड सो ऑन टू 0। ये आपके पास बनेगी, यानी ये आपके पास एक्चुअल में एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई, कुछ ऐसे। प्लस में आप अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लिख पाओगे, कैसे, 0 0 एंड सो ऑन टू 0, यहां से आपका है A12 A13 A1n 0 A32 A23 एंड सो ऑन टू A2n, और लास्ट में ऐसे चलते जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे तो 0 मिल जाएगा, तो ये आपकी एक्चुअल में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो। और ये जो आपके पास x2 x1 ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये आपके कुछ इनके साथ पूरे ब्रैकेट क्लोज, सिर्फ इसके साथ, कैसे बताऊं, देखिए, सिर्फ इसके साथ, सिर्फ और सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x1 की पावर के, x2 की पावर x एंड सो ऑन टू xn के अप्रोक्सीमेशन। ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा जी, ठीक है, ये आपके पास पूरा एक्सप्रेशन निकल कर आएगा। अब अगर आप इनको इस फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में लिखोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, यहाँ पे वो मैं बता रही हूँ आपको, कुल मिला के जो आपका k+1th अप्रोक्सीमेशन आया है वो आपका आएगा x k+1th अप्रोक्सीमेशन इज इक्वल टू में D इनवर्स B, ये वाला जो कॉलम चल रहा है, D इनवर्स B माइनस में D इनवर्स L प्लस में U, D इनवर्स B माइनस में D इनवर्स के साथ L प्लस U का मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे x के, और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं x k+1th अप्रोक्सीमेशन माइनस का D इनवर्स L प्लस में U x kth अप्रोक्सीमेशन प्लस में D इनवर्स B, ये आपके पास निकल कर आता है 4 गोस जैकोबी मेथड या आइटरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो आपकी मैट्रिक्स होती है इसको आप बोलते हो H, एंड ये आपकी स्पेक्ट्रल मैट्रिक्स कहलाती है। इसको आप क्या बोलते हो, H बोलते हो, और ये जो आपकी H होती है ये आपकी क्या कहलाती है, आइट्रेशन मैट्रिक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको इस फॉर्म में, वेयर H इज इक्वल टू माइनस का D इनवर्स L प्लस U, और ये आपको याद रखनी है जी, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है कि गोस जैकोबी के लिए आपकी H क्या होती है, H इज कॉल्ड आइट्रेशन मैट्रिक्स, ठीक है, ये आपकी क्या कहलाती है, आइट्रेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये आपके पास था गोस जैकोबी के लिए। सेम तरीके से हम गोस सीडल के लिए भी ऐसे ही आइट्रेशन मैट्रिक्स निकालते हैं। अब इनका फायदा क्या होता है, इनको कैसे एग्जाम में डायरेक्ट यूज किया जाता है, वो सब मैं आपको कल बताऊंगी जब इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। इनसे रिलेटेड एक प्रैक्टिस सेशन अगेन कल करेंगे, जो भी आपका अभी तक कवर किया है, जो आपके CSIR नेट एंड गेट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी तक तो इसको बस आप याद रखिएगा, ठीक है। इसको कैसे लगाना है क्वेश्चन के अंदर वो मैं बताऊंगी। उससे पहले हम अब पढ़ेंगे गोस जैकोबी, सॉरी गोस सीडल, ठीक है। देखिएगा, अब लिखिए गोस सीडल मेथड, ठीक है। अब गोस सीडल और गोस जैकोबी में कुछ एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? जैसे आप गोस जैकोबी में आइट्रेशंस जो निकाल रहे हो, वो पहले सारी आइट्रेशन आप निकाल रहे हो। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाला, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पूरे निकाले, मतलब x1 x3 को यूज करके। यहाँ पे गोस सीडल में वो क्या करेगा, जो आप नया आइट्रेशन निकाल रहे हो ना x2 के लिए, उसी में आप पहले जो आपके पास आ चुका, जैसे अब x1 आपके पास निकल चुका है, तो आप उसको डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर लोगे। उससे फायदा क्या होता है, यहाँ पे गोस जैकोबी के अंदर आपके स्टेप्स होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन गोस सीडल में अगर हाथों हाथ आप अपने अप्रोक्सीमेशंस को यूज करते जाओगे, तो वहां से आपके आइट्रेशंस कम होते हैं, मतलब स्टेप्स कम हो जाते हैं अपने सॉल्यूशन तक टेंड करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं, मतलब हम मानते हैं ऐसा कि गोस सीडल मेथड बेस्ट होता है अकॉर्डिंग टू गोस जैकोबी मेथड, क्योंकि गोस जैकोबी मेथड में हमारे पास जो सॉल्यूशंस होते हैं टेंड तो कर जाएंगे, लेकिन नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो गोस सीडल मेथड में भी सेम प्रोसेस होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे आप मानिए आपके पास एक सिस्टम है, अगेन ये वाला, ठीक है। यहाँ पे ए मैट्रिक्स जो आपका सिस्टम इक्वेशंस का सिस्टम बन रहा है वो आपके पास ऐसा बन रहा है, मानिए सेम, ठीक है, इज इक्वल टू में b1 a21 x1 a22 x2 एंड सो ऑन टू a2n xn इक्वल टू में b2। और लास्ट में ऐसे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, तो ये आपको मिलेगा an1 x1 an2 x2 एंड सो ऑन टू ann xn इज इक्वल टू में bn। ये आपको मिला, ठीक है, ये आपके पास सिस्टम है। अब आप गोस सीडल जब लगाएंगे, तो जैसे मानो मैं फर्स्ट आइट्रेशन निकाल रही हूँ, ठीक है, मैं x1 के लिए पहली आइट्रेशन निकाल रही हूँ, सेम प्रोसेस से जाओगे, है ना। यहाँ पे आप क्या करोगे, x1 की वैल्यू निकालोगे, तो वो आपको मिलेगी अगेन b1 अपॉन में a11 माइनस 1 अपॉन में a11 a12 x2 की पावर के, सॉरी x2 एज इट इज a13 x3 एंड सो ऑन टू a1n xn, ये आपके पास मिलेगा। अब जब मैं सेकंड के लिए काम करूंगी, मतलब जब मैं x2 कैलकुलेट करूंगी, उस केस में ये तो आपका एज इट इज रहेगा b2 अपॉन में a22, ये भी आपका एज इट इज रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास, जैसे आप x2 की वैल्यू निकालोगे मान लो यहाँ से, तो b22 अपॉन में a22 तो एज इट इज रहेगा। इसको आप उस साइड लेकर जाओगे तो b2 में से a21 x1 माइनस होगा, है ना, a21 x1। तो ये जो a21 x1 है ना, इसमें जो आपके पहले अप्रोक्सीमेशन जो आप निकाल चुके वो आप तुरंत यूज कर लोगे। मतलब यहाँ पे गोस जैकोबी में तो आपके पास क्या होता है, गोस जैकोबी में आप पहले सारे आइट्रेशन से निकालते हो, फिर सेकंड आइट्रेशंस में उनको यूज करते हो, ये साथ के साथ यूज करता जाता है गोस सीडल। तो जो आपके पास पहला निकल चुका वो आप यहाँ पे यूज कर लोगे। अब आपको तीसरा तो नहीं पता है, तीसरा तो अभी निकला भी नहीं है, तो आप उसको एज इट इज छोड़ दोगे। फिर आप थर्ड के लिए जब आप निकालेंगे x3 फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन जब निकालेंगे x3 के लिए, तो ये आपके पास ये तो एज इट इज आएगी, ये भी एज इट इज आएगी। लेकिन यहाँ पे जो आप यूज करोगे, अब क्योंकि x3 की वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, a31 x1, तो यहाँ पे आप फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन यूज कर लोगे a32 x2। अब x2 का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी आ चुका इससे ऊपर ही, तो आप इसने यूज कर लो। फिर आपके पास आएगा a34 x4 एंड सो ऑन टू a
3nxn एंड सो ऑन टू। इसी तरीके से चलते जाओगे तो आपको xnth का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिलेगा bn अपॉन में ann माइनस में 1 अपॉन में ann। अंदर जो बचेगा वो आएगा an1 x1 1, क्योंकि फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ऑलरेडी यूज्ड, ठीक है, या ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। an2 x2 1, an3 x3 फर्स्ट एंड सो ऑन टू an माइनस 1 xn माइनस 1 भी फर्स्ट, क्योंकि ये भी तो निकाल चुके हैं। तो ये आपके पास क्या निकल कर आएगा, xn का फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। इसी तरीके से जब आप सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए वर्क करते हैं तो आपके पास क्या आता है वो भी देखिए। फिर इसको अगेन हम उसी मैट्रिक्स फॉर्म में, या मैं बोलूं रिप्रेजेंटेशन जो करेंगे वो वहां से दोबारा से वैसे ही करना पड़ेगा। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आपको मिलेगा, वो मैं बताऊंगी। x2 के लिए कैलकुलेट कीजिए जी, ठीक है, x सेकंड अप्रोक्सीमेशन। अब सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए आपके पास वही होगा, तो यही माइनस में 1 अपॉन में a11। यहाँ पे जो आपके पास a12 x2 आएगा, अब उसमें आपका पहले हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकाल चुके हैं सारे, तो यहाँ पे तो पहले पहले ही आ जाएंगे सारे। नहीं, अरे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन तो हाथ में ही है, ठीक है। जब मैं इसके लिए सेकंड बात करूंगी तो यहाँ पे आपके पास आएगा b22 अपॉन में a22 माइनस में 1 अपॉन में a22। अंदर जो आएगा ना, अब की बार a21 तो आएगा। यहाँ पे जो आपका x1 आ रहा था, इसमें अब आपका ये सेकंड वाला ऑलरेडी निकल चुका है, तो आप यहाँ पे यूज कर लोगे इसको, ठीक है। फिर आपके जो आगे चलेंगे वो एज इट इज चलेंगे, 2 3 x3 फर्स्ट एंड सो ऑन टू 2n xn। सेम एज इट इज आप चलते जाओगे आपको मिलेगा xn सेकंड अप्रोक्सीमेशन bn अपॉन में ann माइनस 1 अपॉन में ann। अंदर जो बचेगा वो क्या, an1 x1 कौन सा निकाल चुके हो आप, सेकंड वाला यूज कर दो, प्लस में an2 x2 कौन सा निकाल चुके हो, सेकंड वाला, एंड सो ऑन टू an माइनस 1 xn माइनस 1 कौन सा निकाल चुके हैं, सेकंड, ठीक है। एंड इसी पैटर्न से अगर आप सेम एज इट इज चलोगे और आप यहाँ पे x के लिए k प्लस 1th अप्रोक्सीमेशन निकालते हो तो आपके पास कैसी आएगी, देखिए x1 k प्लस 1th अप्रोक्सीमेशन b1 अपॉन में a11 माइनस 1 अपॉन में a11, ठीक है। यहाँ पे अंदर आएगा क्या, a12 x2 कौन सा निकाल चुके हो, k वाला निकाल चुके हो, इससे पहले वाला k ही तो था, ठीक है, प्लस में a13 x3 k एंड सो ऑन टू a1n xn। इससे अगला वाला जब निकालोगे 2 के लिए तो वो आपके पास आएगा b2 अपॉन में a22 माइनस 1 अपॉन में a22, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आएगा a21 x1 कौन से वाला, अब यहाँ पे k प्लस 1th वाला आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, लगा दो यहाँ पे, ठीक है, प्लस में a23 x3 k वाला ही है, यहाँ पे k प्लस 1th वाला तो अभी निकल कर नहीं आया x3 एंड सो ऑन टू a2n xn k। और इसी तरीके से आप चलते जाओगे और आप निकालोगे xn, तो ये आपके पास निकल कर आएगा bn अपॉन में ann माइनस 1 अपॉन में ann। अंदर क्या बचेगा, an1 x1 कौन से वाला, k प्लस 1th वाला, an2 x2 कौन से वाला, k प्लस 1th वाला, एंड सो ऑन टू an माइनस 1 xn माइनस 1 कौन से वाला, k प्लस 1th वाला, यही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो मैट्रिक्स बनेगी
उसको ध्यान से देखना, ठीक है। आपको क्या करना है, मैं चाहती हूं कि मेरा जो k+1th वाले अप्रोक्सीमेशंस हैं वो सारे एक साइड रहें और जो kth वाले अप्रोक्सीमेशन है वो एक साइड रहे। अब जैसे यहाँ पे k+1th दिख रहा है, बाकी सब k के हैं, तो मैं इसको इस साइड लेकर जाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे आपके पास ये सारे के सारे k+1th वाले हैं, तो इनको मैं इस साइड लेकर जाऊंगी। बात समझ आ रही है? ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना है, जो k+1th वाले अप्रोक्सीमेशंस है उनको आपको एक साइड में करना है और बाकी को आपको kth वाले को एक साइड में रखना है। तो यहाँ पे क्या करोगे, देखो x1 k+1, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, इसको एज इट इज मैंने लिख दिया, इसको मैंने चेंज भी नहीं किया, एज इट इज छोड़ दिया। ठीक है। अब जब मैं लिखूंगी इसके लिए x2 के लिए, तो ये वाली जो टर्म है इसको मैं उस साइड लेकर जाऊंगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म जब मैं उस साइड लेकर जाऊंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, देखिएगा, इसको a22 को आप चाहे एक बार मल्टीप्लाई करवा दो, बाद में इस साइड भेज देना, कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास बनेगा माइनस में a21, यहाँ पे a22 कर दूं मैं, ठीक है। मैंने एक बार के लिए a22 को मल्टीप्लाई करवा दिया ऑन बोथ साइड, ठीक है, ताकि सोल्व करने में आसानी हो। इसको आप उस साइड लेकर जाओगे तो a21 x1 k+1th, ठीक है। और ये यहाँ पे नेगेटिव का था, उधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब जो बाकी आपके पास आइट्रेशंस बच रहे हैं वो kth आइट्रेशंस ही हैं सिर्फ, तो उनको एक साइड रहने दो, उनको हम राइट हैंड साइड रखेंगे। तो ये आपके पास बनेगा b2, क्योंकि a22 तो मैंने हटा दिया है एक बार, माइनस में a23 x3 a24 x4 एंड सो ऑन टू a2n xn, ये आपके पास बना। सेम एज इट इज आप चलते जाओगे चलते जाओगे चलते जाओगे, लास्ट में आपको जो मिलेगा इसमें, अब आप इसमें सारी सबको ले आओगे क्योंकि सारे के सारे k+1th वाले हैं, तो ये आपको मिलेगा a(n)n इंटू में xn k+1th, ठीक है, इज इक्वल टू में, सॉरी प्लस में an1 x1 k+1th, an2 x2 k+1th एंड सो ऑन टू an n-1 x n-1 k+1th इज इक्वल टू में जो आपके पास बचेगा, क्योंकि ये तो मैं सारी साइड ले आई, तो इज इक्वल टू में आपके पास बचेगा bn। ये आपके पास अगर आप ध्यान पूर्वक देखो, आपके पास ये वाली जो मैट्रिक्स है जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड बन रही है वो एक्चुअल में लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है ना, वो एक्चुअल में आपके पास क्या बन रही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, यही चीज है ना। तो इस वाले को, अगर मैं इस वाले को साथ लोअर ट्रायंगुलर प्लस में ये आपके पास डायगोनल भी है, क्योंकि डायगोनल के एंट्री 0 नहीं है, आप इसको देख लेना, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख के दिखा देती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे जो a22 लिखा है इसको मैं a21 ऐसे लिखती हूँ, देखो पहले मैं आइट्रेशंस लिखती हूँ x1 वाले, फिर मैं लिखती हूँ उसके बाद वाले, आप अपना मैच कर लीजिएगा, सेम एज इट इज आपको मिलेंगे। यहाँ पे जो एंट्री मिलेगी वो आपको मिलेगी a21 x1 की पावर k+1, a22 x2 की पावर k+1, और ऐसे चलते जाओगे यहाँ पे मिलेगा an1 x1 की पावर k+1, an2 x2 की पावर k+1 एंड सो ऑन टू an xn की पावर k+1। आपके पास ऐसा कुछ बनेगा, मैंने थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया। अब आप ध्यान पूर्वक देखिए, ये सारे एक तो k+1th वाले हैं जो लेफ्ट हैंड साइड हैं, दूसरी चीज ये आपके पास जो मैट्रिक्स बन रही है ये आपके पास लोअर ट्रायंगुलर प्लस में डायगोनल बन रही है,
है ना। दो ओवर ट्रायंगुलर प्लस में डायगोनल बन रही है। इसको मैं थोड़ा सा लिख के भी बता दूंगी। आपके पास ये कुछ ऐसी बन रही है। इसको इसको भी आप A11 को इस साइड ले लो, इसमें भी आप A11 को इस साइड ले लो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है, ताकि हमारी मैट्रिक्स पूर्ण हो जाए। तो ये आपके पास बनेगा A11, ठीक है। बाकी आगे की एंट्रीज यहाँ पे तो जीरो है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ, तो आगे की एंट्रीज तो सारी जीरो हैं। नीचे वाली में A21 और A22 है, बाकी सारी एंट्री जीरो हैं। लास्ट वाली में सारी पूरी रो है, AN1 AN2 AN3 एंड सो ऑन टू ANN। और इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इज इक्वल टू में यहाँ पे ये वाली जो मैट्रिक्स बन रही है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक्चुअल में आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रही है। सिर्फ ये वाले एक्सप्रेशन की अगर मैं बात करूं, ये आपके पास क्या बन रही है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। कैसे वो भी बता देती हूँ, 0 A12 एंड सो ऑन टू A1n, फर्स्ट वाली रो ऐसे बनेगी, ठीक है। इनटू में भी इसके एक कॉलम वेक्टर आएगा, ठीक। सेकंड वाली में आगे के A21 नहीं है और A22 भी उपलब्ध नहीं है, तो दोनों के दोनों जीरो। A23 से शुरुआत है एंड सो ऑन टू A2n। लास्ट में चलते जाओगे, लास्ट वाली में यहाँ पे सिर्फ Bn है, आगे की सारी टर्म्स जीरो हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं वो जीरो है। तो ये एक्चुअल में आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनी है, और वो भी स्ट्रिक्टली अपर। किसके साथ मल्टीप्लाई है, वेक्टर x1 kth अप्रोक्सीमेशन, x2 kth अप्रोक्सीमेशन एंड सो ऑन टू xn kth अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। तो ये जो आपके पास निकली है, इसको मैं ऐसे लिख दूं L प्लस में D, क्योंकि ये आपके पास लोअर प्लस में डायगोनल ही तो है, इनटू में x k प्लस 1 लिख दूं, क्योंकि ये आपका पूरा वेक्टर है k प्लस 1 अप्रोक्सीमेशन के लिए। ये आपकी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, तो मैं इसको U लिख दूं, और ये मेरे पास है XK। और साथ में एक चीज और हम मिस कर गए, B1 B2 एंड सो ऑन टू Bn। ये आपके पास B था, तो प्लस में अगर मैं B करूं तो यहाँ पे मेरा प्लस में B भी आ जाएगा। तो ये जो आपके पास आई है ऐसे निकल कर आई है। मुझे तो यहाँ पे K प्लस 1 अप्रोक्सीमेशन चाहिए, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो जाएगा L प्लस में D का इनवर्स इनटू में U, ठीक है। और क्योंकि ये सारी टर्म्स आगे नेगेटिव की थी, है ना, ये सारी टर्म्स आगे नेगेटिव की थी, तो इनको मैं नेगेटिव लगा दूं आगे, तो ये माइनस भी हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो माइनस L प्लस में D का इनवर्स इनटू में U प्लस में P, किसके साथ, L प्लस में D के इनवर्स के साथ। क्यों, क्योंकि मैंने दोनों साइड L प्लस में D का होल इनवर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है, ऑपरेट कर दिया। तो ये आपके पास जो निकल कर आती है, ये आपके पास गोस सीडल के लिए निकल कर आई। और गोस सीडल गोस जैकोबी से ज्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्टेप्स हो जाते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास जो आइट्रेशंस निकल कर आती हैं उनको हम लगे हाथ यूज कर लेते हैं, ठीक है, इसी वजह से। तो ये आपके पास H मैट्रिक्स है, माइनस L प्लस में D का इनवर्स इनटू में U, ये आपको याद रखनी है, ये आपकी आइट्रेशन मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आइट्रेशन मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉर द कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट आता है जी डायगोनली डोमिनेंट। देखिएगा, यहाँ पे ये चीजें आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जब समझ में आ जाएगा आपको किस तरीके से यूज करना है। फिलहाल एक कॉन्सेप्ट देखिए आप, डायगोनली डोमिनेंट, ठीक है। देखो डायगोनली डोमिनेंट होता क्या है, जैसे मानिए आपके पास एक मैट्रिक्स है ये, ठीक है,
ये आपके पास मानिए एक आपको क्या दी हुई है, एक आपको ये मैट्रिक्स दी हुई है, n क्रॉस n की है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। मैं बोलूंगी कि ये आपकी डायगोनली डोमिनेंट है। कब? आपके पास A11 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए किससे? आप अगर यहाँ पे A12 कर दो, A13 और इन सब का सम अगर कर दो मॉडुलस के साथ, अगर ये A11 बड़ी है, सेम तरीके से सेकंड डायगोनल एंट्री क्या है? A22, तो A22 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू A21, A23 एंड सो ऑन टू A2n। सेम तरीके से आपका nth वाली डायगोनल एंट्री भी इसी तरीके से अपने रो के एलिमेंट्स के मॉडुलस से बड़ी होनी चाहिए, मॉडुलस के सम से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो आपके पास अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्री से सेटिस्फाई करती हैं ये सेम चीजें, ठीक है, तो आप बोलते हो कि आपकी मैट्रिक्स कैसी है? डायगोनली डोमिनेंट। हाँ, ऐसा नहीं करना है कि एक रो सेटिस्फाई कर रही है दूसरी नहीं कर रही फिर भी आप उसको डायगोनली डोमिनेंट की कंडीशन में रखते हो, नहीं, सारी के सारे डायगोनल एंट्रीज को सेटिस्फाई करना ये जरूरी है। क्लियर है? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायगोनली डोमिनेंट। तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा डेफिनेशन में लिखवा देती हूँ। एक स्क्वायर मैट्रिक्स Aij is diagonally dominant if the following condition holds. If the following condition holds. कौन सी कंडीशन? Aii is greater than equal to j is not equal to I Aij for all I. ठीक है, ये आपके पास होता है। अब ऐसे एक स्ट्रिक्टली डोमिनेंट भी होती है, स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। उसमें क्या होता है? उसमें होता ये है कुछ भी नहीं, सिर्फ आपका जो इक्वलिटी है वो आपकी इक्वल हट जाता है, सिर्फ ग्रेटर देन रहता है। तो यहाँ पे Aii मस्ट बी ग्रेटर देन j इज नॉट इक्वल टू I Aij फॉर ऑल I। ठीक है, ये आपके पास आता है। तो ये आपके स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट। अब ये हमारी कब यूज में आती है वो मैं आपको बताती हूँ। आप इनको क्यों चेक करते हो? आप चेक करते हो इनको जब आपको गॉस सीडल या गॉस जैकोबी मेथड के अंदर चेक करना हो कि आपका सोल्यूशन कन्वर्ज कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है, तो उस केस में आप इसको यूज करते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार देखते के साथ ही आपका क्वेश्चन हो जाता है। देखिए, कहता है अगर आपके पास ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, अगर आपके पास ए स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट है, मतलब ए के सारे डायगोनल्स अपने रो के अंदर आने वाले सारे एलिमेंट्स के मॉडुलस के सम से भी बड़ा है, अगर ऐसा है देन जैकोबी गॉस जैकोबी आइटरेशन एंड गॉस सीडल मेथड, गॉस सीडल आइटरेशन स्कीम भी बोल दो चाहे, कन्वर्जेंस फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। मतलब आप कोई भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन उठाओगे, इनिशियल अप्रोक्सीमेशन जो आपको x एक वेक्टर जो आपका गिवन रहता है या कोई भी इनिशियल वेक्टर आप कोई भी उठाओगे, सबके लिए ये सिस्टम जो आपका बन रहा है, इस सिस्टम में आप अगर गॉस सीडल या गॉस जैकोबी मेथड लगाते हो, आइटरेशंस निकालते हो, तो ये हमेशा वो जो आइटरेशंस निकल कर आती हैं वो अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ज करती ही करती है। मतलब वहां से आप सॉल्यूशन की गारंटी पक्की होती है। ठीक है, तो ये आपका काम करता है डायगोनली डोमिनेंट। तो कई बार आपको क्वेश्चन में देखने मिलेगा
या तो वो स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट देगा, ठीक है, और फिर आपसे पूछेगा कि भाई आपकी ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। तो आपको देखना है, आपके मैट्रिक्स को देखना है कि वो कैसी है। अगर डायगोनली डोमिनेंट है स्ट्रिक्टली वो भी, तो आप उसको सीधा सीधा बोल दोगे कि भैया ये तो किसी भी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन के लिए कन्वर्ज ही करेगा। लेकिन अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में देखिएगा क्या करना है। देखो, सबसे पहले लिखिए, अगर आपके पास ये आपका फर्स्ट था, सेकंड, इफ मैट्रिक्स ए इज नॉट डायगोनली डोमिनेंट, अगर वो आपके पास डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, ठीक है, देन या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, अगर स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट नहीं है, देन कंडीशन ऑफ कन्वर्जेंस is calculated by spectral radius। आप उसको स्पेक्ट्रल रेडियस से निकालते हो। किसके स्पेक्ट्रल रेडियस से? आइट्रेशन मैट्रिक्स जो H मेरे पास निकल कर आई थी, दोनों के केस में, गोस जैकोबी एंड गोस सीडल, दोनों के केस में जो आपके पास क्या निकल कर आई थी, आइट्रेशन मैट्रिक्स निकल कर आई थी। आपको उस आइट्रेशन मैट्रिक्स का स्पेक्ट्रल रेडियस चेक करना है, ठीक है। अब वो कैसे होगा, ठीक है, वो हम देखते हैं। मतलब स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा कि भाई स्पेक्ट्रल रेडियस ये होगा तो कन्वर्ज करेगा वरना डाइवर्ज करेगा। क्या होना चाहिए वो देखिए। अगर स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ H, स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ H, पहली बात तो आप इसको डिनोट करोगे बाय इससे, ठीक है, ये आपका रो ऑफ H है। तो स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ H की अगर मैं बात कर रही हूं, तो यहाँ पे मेरा स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होना चाहिए कि सिस्टम मेरा कन्वर्ज करे, है ना। तो उसके लिए इफ अगर आपका स्पेक्ट्रल रेडियस क्या होगा, लेस देन 1, तो आइट्रेटिव मेथड दोनों के दोनों, ठीक है, दोनों के दोनों मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, बोथ, चाहे आपका गोस सीडल हो या गोस जैकोबी हो, वो कन्वर्ज करेंगे फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, वो कन्वर्ज करेंगे फॉर एनी इनिशियल अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और अगर आपके पास यही चीज क्या हो गई, अगर आपका ये स्पेक्ट्रल रेडियस या तो 1 हो गया या 1 से बड़ा हो गया, या मैं बोलूं कि अगर लेस देन 1 नहीं रहा, उस केस में आपका ये क्या करते हैं, डाइवर्जेंट होते हैं, मतलब अपने सॉल्यूशन को कन्वर्ज नहीं करते हैं। तीसरी बात, अगर यही स्पेक्ट्रल रेडियस आपका क्लोजर होता है 0 के, मतलब 0 के एकदम नजदीक होता है, तो आपकी जो कन्वर्जेंस होती है वो फास्टर होती है, मतलब फास्टर कन्वर्ज करता है। और यही चीज अगर आपका स्पेक्ट्रल रेडियस इज क्लोजर टू 1, ठीक है, और मेन बात लेस देन 1 होना चाहिए, लेकिन 1 के एकदम नजदीक अगर होगा तो आपकी जो कन्वर्ज करेगा वो स्लोवर कन्वर्ज करेगा, ठीक है, स्लोवर कन्वर्ज करेगा। और इसके लिए तो मैंने खैर बता ही दिया कि आपका जब आपका स्पेक्ट्रल रेडियस ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा, उस केस में डाइवर्ज, ठीक है। तो ये आपके पास था, ये आपके पास इसके रूल्स थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले तो आप चेक करोगे कि आपके मैट्रिक्स डायगोनली डोमिनेंट या स्ट्रिक्टली डायगोनली डोमिनेंट तो है क्या। अगर है तो सीधा सीधा बता दो कि भैया इनिशियल अप्रोक्सीमेशन कुछ भी लोगे कन्वर्ज ही करेगा।
लेकिन अगर ये नहीं है तो आपको अपने जाना है स्पेक्ट्रल रेडियस ऑफ एच। अब एच यहाँ पे क्या था, एच अगर मैं बात करूं, एच था आपका फोर गोस जैकोबी के लिए, तो हमारा क्या निकल कर आया, माइनस डी इनवर्स एल प्लस में यू। और फोर गोस सीडल के लिए क्या निकल कर आया, वो आपके पास निकल कर आया एच इज इक्वल टू में माइनस एल प्लस में डी का इनवर्स इनटू में यू। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे आपको h की ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको ये h कैलकुलेट करना है, मैट्रिक्स से ही कैलकुलेट हो जाएगा, आपको मैट्रिक्स से ही d मिल जाएगा, d का इनवर्स मिल जाएगा, l मिल जाएगा, u मिल जाएगा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे। पुट करने के बाद इसका जो आपके पास मैट्रिक्स नई बन के निकलेगी, उसका सिर्फ आपको स्पेक्ट्रल रेडियस चेक करना है। मतलब उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, आइगन वैल्यू, उसका जो मॉडुलस है वो आपका 1 से बड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर 1 से बड़ा गया, मैक्सिमम आइगन वैल्यूज का मॉडुलस अगर 1 से बड़ा गया, तो आपके पास ये डाइवर्ज करेगा, अदरवाइज ये कन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ये आपके पास थे, और ये हमारा आज की जो थ्योरी थी वो पूरी कंप्लीट हो गई है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका था मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फॉर CSIR नेट एंड गेट, ठीक है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।